तीसरा एक ने प्रश्न पूछा है हमारे सौराष्ट्र के सांखिया जी ने कि ड्राई लैंड फार्मिंग में कौन सी खेती करे और गौ संवर्धन कैसे करे। आपको एक बता देता हूं कि ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब हमारा हो गया है कि हम सोयाबीन की खेती करते या कपास की खेती करते, और ये दोनों खेतियां हमको आत्महत्या के तरफ ले जाती है। दोनों खेती अगर करते हैं तो वहां का रेशो देख लो आप, किस तरीके से वहां आत्महत्या का प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों फसलें बहुत ज्यादा रिस्की हो गई है। आपको एक बात बताता हूं कि जितना आप कॉटन से पैसा कमाते हो या सोयाबीन से कमाते हो या कोई भी फसल से कमाते हो, मात्र बरसात के 4 महीने आपने घास भी बो दिया ना, घास, तो उसमें लागत मूल्य तो कुछ नहीं है। काटने का मूल्य और स्टोर करने का मूल्य है। 1 एकड़ में कम से कम 2000 से 3000 पुल्ली घास की तैयार होती है, और 10 से 15 रुपए में एक पुल्ली बिकती है। अगर बेचना चाहो तो उतने में बिकती है, और आप अगर गौपालन करना चाहो तो उसमें हो सकती है। वो आपके गौपालन के लिए आपको सपोर्टेड बिजनेस हो सकता है। देखो, सोचना पड़ेगा। परंपरागत खेती भी हम करेंगे, हम सुसाइड की खेती भी हम करेंगे, और फिर हमारा कैसे उद्धार होगा, हम अवतारों की तरफ ध्यान देंगे, ये गलत बात है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि अल्टरनेट खेती क्या हो सकती है, किस तरीके से हमारी खेती हो सकती है, और किस तरीके से खेती से आप देख लीजिए कि अगर आपको मार्केट में कपड़े की आवश्यकता नहीं है, वो कपड़ा प्रोडक्शन करके कुछ हो सकता है क्या? हमारे यहाँ का बुनकरों का सारा भट्टा बैठ गया, क्योंकि जैसा समाज डिमांड करता था, जो मार्केट चाहता था, वो उन्होंने पैदा नहीं किए। किसानों को मेरे यहाँ कौन सी फसल पैदा होगी, इसके बजाय कौन सी फसल की डिमांड मार्केट में होगी, ये देखने की जरूरत है। हम अगर वो नहीं देखेंगे और हमारे यहाँ जो पैदा होता है वो लोगों ने खरीदना चाहिए, ये होगा नहीं भाई। ये बेकार की मजबूरी आप समझो कि आपके जबरदस्ती आप फिर से वो हम अन्नदाता है, ये दाता दाता वाता नहीं है। आप व्यवसायी हो और व्यवसाय की तरीके से व्यवसाय करना सीखो। ये दाता अगर आप बन जाओगे तो फिर आपके सारे उपज की लूट होगी, क्योंकि दाता को अधिकार मांगने का, दाता को कीमत मांगने का कोई अधिकार नहीं होता है। उसके बाद का सारा दूसरा